जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। हम देख रहे थे पिछले लेक्चर्स में अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, उनके बारे में समझ रहे थे और हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए आगे बढ़ रहे थे। हमने जो है पिछली वीडियो तक समझ ली थी रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट तक सब कुछ। अभी हम आगे वाली कंसेप्ट समझेंगे। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट आती है एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से, वो आती है साहब, कौन सी आती है? मैचिंग कंसेप्ट। और मैचिंग कंसेप्ट में क्या है, क्या मतलब है इसका, वो हम समझते हैं। सबसे पहले मतलब समझेंगे, तो अगर आपको जो है कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप किसी भी किताब से पढ़ोगे आपका एकदम हलवा हो जाएगा समझना। तो देखो, मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है, शॉर्ट में मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज ऑफ सेम अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड। बस मैंने एक लाइन लिखी और इसी लाइन में सारा इसका सार जो है वो निकल के आ गया है। यानी कि सेम अकाउंटिंग पीरियड का आपने एक कंसेप्ट और पढ़ी होगी। देखो ऊपर आपको दिखाता हूं, याद हो अगर आपको, भूल गए हो पता नहीं मुझे। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हमने यहां पे पढ़ी थी। यानी कि जो है अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो रेगुलर इंटरवल पे हम बनाते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में समझ गए थे आप, और मैंने बताया था आपको कि एनुअली हम बनाते हैं। तो जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं जिस भी साल का, मान लो हम बना रहे हैं, अभी कौन सा साल चल रहा है, ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा नीचे आ गया। अभी कौन सा साल चल रहा है? अभी चल रहा है 2022 और 23 का साल, ठीक है। तो इस साल का जितना भी हमारा खर्चा होगा और जितनी भी हमारी रेवेन्यू होगी उनको हमको मैच कराना पड़ेगा। मैच कराने का मतलब क्या होता है? पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे मैच कराएंगे? नहीं। मैच कराने का मतलब ये होता है कि भाई इस साल का जो खर्चा है ना वो इस साल में ही दिखाया जाएगा, और जो खर्चा इस साल का नहीं है वो इस साल में नहीं, नेक्स्ट साल में दिखाया जाएगा। उसी तरीके से जो इनकम इस साल की है वो इस साल में ही दिखाई जाएगी, और जो इनकम इस साल की नहीं है लेकिन फिर भी इस साल मिल गई है वो इस साल में नहीं दिखाएंगे, हम नेक्स्ट साल में दिखाएंगे। अब ये कैसे समझेंगे? मैंने आपको जो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट में भी एडवांस का और एक्रूड का जो कंसेप्ट समझाया था कि इनकम, मान लो कोई मेरे को रेंट जो है, रेंट मुझे एडवांस में मिल गया, तो मैंने बताया आपको कि मान लो उसने उसने मुझे इस साल का रेंट तो दिया और अगले साल का रेंट भी मुझे एडवांस में दे दिया। तो क्या अगले साल का रेंट में इस साल के पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट, उसमें दिखाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरा इस साल का नहीं है, ये मेरी अगली साल की इनकम है। मिल तो मुझे इस साल गई लेकिन है अगली साल की, तो मैं इस साल उसको नहीं दिखाऊंगा, उसको मैं अगली साल ही दिखाऊंगा। उसी तरीके से एक और चीज समझो। मेरी फैक्ट्री की बिल्डिंग मैंने किराए पे ली हुई है, फैक्ट्री की बिल्डिंग, और मैंने उस जिसके पास भी किराए पे लिया उसको मैंने 2 साल का रेंट जो है एडवांस में एक साथ दे दिया कि भाई इस साल का तो पकड़ो पकड़ो और अगले साल का रेंट भी पकड़ लो, ठीक है। दिमाग मत खराब करना मेरा, 2 साल तक है ना, मैं आराम से बिजनेस करना चाहता हूँ शांति से। तो बोला ठीक है करो भाई, आराम से बिजनेस करो। तो क्या ये 2 साल का पूरा किराया मैं इसी साल में दिखा दूंगा क्या? अरे नहीं भाई, इस साल में क्यों दिखाऊंगा मैं? ये एक साल का किराया तो इस साल का है और बाकी अगले साल का है। पेमेंट मैंने आज कर दिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये खर्चा इसी साल का है। तो एक साल का खर्चा तो यहां दिखाऊंगा मैं, और अगले साल वाले खर्चे को मैं एडवांस रेंट के नाम से अपनी असेट बना के रखूंगा। समझ रहे हो? एडवांस रेंट जो मैंने पेड किया है, अब मैंने चुकाया है। अगर एडवांस रेंट कोई मुझे चुकाए, यानी मैं किसी को किराए पे मकान देता हूं और उसने मुझे एडवांस में दे दिया, तो वो तो मेरी लायबिलिटी हो जाएगी। लेकिन मैंने किसी से मकान किराए पे ले रखा है और मैंने उसको पकड़ा दिया किराया एडवांस में, लाई पकड़ो, तो फिर वो मेरी असेट हो जाएगी, क्योंकि अगर बीच में मैं खाली करता हूं तो उसके पास मैं ले सकता हूं वापस, ठीक है। तो इस तरीके से जो इस साल का होगा, एडवांस को हटाने के बाद में जो इस साल की नेट चीज निकल के आएगी, चाहे वो खर्चा हो चाहे फिर वो इनकम हो, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे, उसी को आपस में मैच करके हमारा प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। जो भी एडवांस चीजें हैं उनको हम अगली साल में दिखाएंगे, इस साल में नहीं दिखाएंगे। बस इतनी सी बात है मैचिंग कंसेप्ट बोलती है, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं बोलती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये तो एक टाइप से नॉर्मल बात है कि भाई अगर अकाउंट्स आप बना रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बना रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें आप हर चीज दिखाओगे। ऐसे नहीं कुछ आप छुपा लो। जैसे बैंक से आपको कुछ लेना है लोन, और आपको एक लॉस हुआ खतरनाक, आपने उसको छुपा लिया। आपको पता है कि बैंक को अगर पता चल गया कि मेरे को ये लॉस हुआ है तो बैंक मेरे को लोन नहीं देगा, तो आपने उसको छुपा लिया। तो आप किस कंसेप्ट का आपने वो कर दिया, उल्लंघन? फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का। क्या बोलती है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट? बहुत सिंपल बात बोलती है कि ऑल मटेरियल एंड रेलेवेंट फैक्ट्स मस्ट बी फुल्ली कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड। इसमें दो चीज दी है, मटेरियल और रेलेवेंट फैक्ट्स जो है उनको फुल्ली और कंप्लीटली डिस्क्लोज करना होगा। जो भी महत्वपूर्ण और जो भी रेलेवेंट यानी कि उद्देश्यपूर्ण फैक्ट है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी समाचार है, उन सबको अपने बुक्स में दिखाओ, ताकि कोई भी आपको लोन देना चाहे, कोई भी आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहे, किसी के पास भी आप उधार माल लेना चाहो, तो वो सबसे पहले आपके खातों को देख के समझ सके कि हाँ भाई इसका हिसाब इतना सही तो है ना कि मैं इसको उधार माल दे दूं। पता चले मैं इसको उधार दे रहा हूं और ये फिर चुकाने लायक ही नहीं रहा, तो वो कैसे पता चलेगा? कि आप अगर सब कुछ डिस्क्लोज करोगे तभी तो पता चलेगा ना।
अगर आपने एक बहुत भयंकर लॉस डिस्क्लोज ही नहीं किया, पता ही नहीं चलने दिया किसी को, तो बैंक तो क्या सोचेगा कि आपके मस्त प्रॉफिट चल रहे, बैंक आपको लोन दे देगा, और फिर जब वो पता चलेगा कि भाई इसको तो इतना लॉस हुआ, इसके पास तो कमाई नहीं है, ये तो लोन लेके भाग गया, तो फिर बैंक के लॉस हो जाएगा। तो इसलिए ये कंसेप्ट नहीं, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, कि जो भी मेटेरियल और रिलेवेंट फैक्ट हो वो उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। और मेटेरियल और रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर थोड़ा बहुत अगर आप समझना चाहो तो मेटेरियल और रेलेवेंट फैक्ट वही होता है जो किसी भी यूजर के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर के डिसीजन को प्रभावित कर सके। जैसे मैंने अभी बैंक के बारे में बताया ना कि आप बैंक के पास लोन लेने जाओगे, तो बैंक लोन देने से पहले आपके खातों को देखेगा, तो वो यूजर हो गया अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का बैंक। लेकिन अगर उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में मैंने वो लॉस डाला हुआ है, तो बैंक क्या बोलेगा उस लॉस को देख के, भाई हम तुमको लोन नहीं दे सकते, तुम्हारे को इतना पहले से लॉस हुआ हुआ है, तुम्हारी तो औकात नहीं है लोन चुकाने की, तो लोन नहीं मिलेगा। तो उसका डिसीजन लोन देने का प्रभावित हो गया ना उस लॉस की इंफॉर्मेशन से, यानी वो लॉस की इंफॉर्मेशन मटेरियल है। अगर मैं उसको छुपा लूंगा तो बैंक मेरे को लोन दे देगा, यानी वापस डिसीजन प्रभावित हो गया। तो यही एक सिंपल परिभाषा है कि कौन सी चीज मेटेरियल महत्वपूर्ण है या नहीं। तो अगर किसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के इन्फॉर्म्ड यूजर के डिसीजन को वो इंफॉर्मेशन, वो फैक्ट प्रभावित कर सकता है, उसका छुपाना या फिर नहीं दिखाना प्रभावित कर सकता है, तो उसको मटेरियल बोला जाएगा, चाहे वो कितनी भी वैल्यू का हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो। अगर वो प्रभावित कर सकता है तो वो मटेरियल है, अदरवाइज वो मटेरियल यानी कि महत्वपूर्ण नहीं है। और हमें इस कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस के हर एक महत्वपूर्ण जो है फैक्ट को डिस्क्लोज करना होगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारी कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है मेरे भाइयों हिंदी में एक रूपता। एक रूपता मतलब कि आगे तक हम समान ही काम करते रहे, एक जैसे ही काम करते रहे, एक जैसे ही सिस्टम को काम में लेते रहे, एक जैसे ही अकाउंटिंग पॉलिसीज को काम में लेते रहे। और ऐसा हमें क्यों करना है? ताकि हमारा हर साल का रिजल्ट हम कंपेयर कर सकें। अब बताओ, मेरे को इस साल में है ना, इस साल में मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हुआ और नेक्स्ट साल में मेरे को 20,000 का प्रॉफिट हुआ। अब कोई ऊपर से देखेगा तो वो सोचेगा कि अरे वाह भैया, इसका तो मतलब बिजनेस ग्रो कर रहा है, इसको इस साल तो 10,000 का था, अगले साल इसको 20,000 प्रॉफिट हो रहा है, यानी इसको 10,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, यानी इसका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। लेकिन पता क्या चला, लास्ट में जब घुस के अंदर देखा तो ये पता चला कि पहले जो मैं खर्चे रिकॉर्ड करने की, जो मेरी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की जो मेरा मेथड था, मैंने उसको बदल दिया दूसरे साल में, है ना। पहले साल जो काम में ले रहा था, अब दूसरे साल में वो काम में नहीं ले रहा हूं, उसकी जगह दूसरा काम में ले रहा हूं। और दूसरा काम में लेने से मुझे फायदा क्या हुआ कि मेरा डेप्रिसिएशन का जो खर्चा था वो 10,000 से घट गया। तो 10,000 से घटा तो मेरा प्रॉफिट 10,000 से बढ़ गया, क्योंकि खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यानी हकीकत में तो मेरा प्रॉफिट 10,000 ही है, लेकिन मैंने मेथड बदल के उस प्रॉफिट को जबरदस्ती बढ़ा दिया ताकि लोगों को लगे कि मेरा बिजनेस मस्त चल रहा है। तो ऐसा होगा तो अगर हर बिजनेस हर साल में आज कुछ मेथड काम में ले रहा है, कल कुछ मेथड काम में लेगा, अपने हिसाब से सारा मैनिपुलेट करेगा, तो फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए ये कंसेप्ट बनाएगा कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट क्या बोलता है सुनो, कि अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय एंटरप्राइज शुड बी कंसिस्टेंट ओवर टाइम। यानी कोई भी एंटरप्राइज कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करती है तो वो ओवर टाइम, इस साल, अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल कंसिस्टेंट यानी समान रहनी चाहिए, ताकि उनका ठीक से कंपैरिजन हो सके। रिजल्ट जो निकाल रहे हैं, वो प्रॉफिट जो वो निकाल रहे हैं, उनका कंपैरिजन हो सके कि हाँ इसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो वो जो है हकीकत में बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। पॉलिसी को चेंज करके इधर उधर मैनिपुलेशन नहीं किया गया है। और दूसरा क्या है कि हेल्प इन कंपैरिजन। मैंने बताया कि इस साल के रिजल्ट से, मान लो ये वाला साल है, इसमें प्रॉफिट हुआ, दूसरे में लॉस हुआ, तीसरे में प्रॉफिट हुआ, तो इनको कंपेयर करेंगे तभी ना, जब नीचे जो मेथड काम में ले रहे हैं वो सेम होंगे। पता चल रहा है आप मेथड बदल रहे हो और उसी से प्रॉफिट बदलता जा रहा है, तो फिर कंपेयर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। तीसरा जो इसका उद्देश्य है, डू नॉट प्रोहिबिट चेंज इन पॉलिसी। अब देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि अगर ये कंसेप्ट है तो आप सोचो कि भाई एक बार मैंने जो मेथड पकड़ दिया मेरे खाते बनाने का, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे डेप्रिसिएशन होता है और स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, तो आप उनमें से कोई सा भी काम में ले सकते हो। लेकिन एक बार आपने पकड़ लिया तो फिर उसके बाद आप बदल ही नहीं पाओगे, ऐसा ये नहीं बोलता है। ये क्या बोलता है कि जब तक बिजनेस के खातों के सही तरीके से प्रकटीकरण के लिए, यानी कि कंप्लीटली डिस्क्लोजर, जो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट हमने पढ़ा था ना, फुल डिस्क्लोजर के लिए और सही खातों को रखने के लिए जरूरी ना हो, तब तक हम बदलेंगे नहीं। लेकिन मान लो हम ऐसी कोई मेथड को काम में ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारे खातों में प्रॉफिट सही नहीं आ रहा है और हम उसको बदलना इसलिए चाहते हैं ताकि हम सही असली प्रॉफिट अपना दिखा सके, तो हम बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई भी मेथड बदलेंगे अकाउंटिंग का किसी भी तरीके का, तो हमें क्या करना होगा, मस्ट शो इफेक्ट ऑफ नेसेसरी चेंजेस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि अगर कोई भी मेथड हम कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को छोड़ के बदलते हैं तो हमें उस साल, जिस साल हम बदल रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे जो होंगे उसमें दिखाना होगा कि भाई इस मेथड को बदलने से हमारे प्रॉफिट में कमी हुई या फिर बढ़ोतरी हुई। और पिछले साल से अगर ये वाला मेथड नहीं लगाते, पहले वाले लगाते, तो प्रॉफिट इतना होता, इसको लगाने से इतना हो गया, तो मेथड की वजह से इतना फर्क पड़ रहा है प्रॉफिट पे, ये हमको दिखाना होगा। और उसी का जो कारण है वो है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। बताया ना, फुल डिस्क्लोज, सब कुछ डिस्क्लोज करना चाहिए, तो वो मेथड भी हम डिस्क्लोज करेंगे कि भाई मेथड की वजह से इतना प्रॉफिट में फर्क पड़ रहा है।
तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये बात बोलती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं भाइयों हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सी है? नेक्स्ट है हमारी कंजर्वेटिज्म की कंसेप्ट। ये बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, मैं इसको क्या बोलता हूँ, बूढ़ा बाबा की कंसेप्ट। मैंने नाम निकाला इसका, बूढ़ा बाबा की कंसेप्ट या फिर डरपोक कंसेप्ट। देखो ये कंसेप्ट क्या बोलते हैं, जैसे बूढ़े बाबे हमारे बोलते हैं ना कहीं कि भाई ये काम मत करो, वो मत करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, पैसे बचा के रखने चाहिए, खर्चों के लिए, आगे जो खर्चे आने वाले उनके लिए पैसे से पैसे पहले से पैसे बचा के रखो, है ना। ज्यादा पैसे उड़ाओ मत, समझ रहे हो, ज्यादा उछलो मत, कोई कमाई होने की तुम्हारे को संभावना लग रही तो उछलो मत ज्यादा, है ना, जमीन पे रहो, जुड़े हुए रहो। तो वही चीज ये कंजर्वेटिव कंसेप्ट बोलती है। क्या बोलती है? पे प्ले इट सेफ पॉलिसी। इसको प्ले इट सेफ पॉलिसी भी बोलते हैं, यानी कि एकदम 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 सुरक्षित रह के खेलो, कभी भी रिस्क ज्यादा मत लो, समझ रहे हो। ये पॉलिसी कंजर्वेटिव बूढ़ा बाबा पॉलिसी ये बोलती है, इसको याद रखो, बूढ़ा बाबा पॉलिसी के नाम से। ये पॉलिसी की दो ही बात बोलती है सिर्फ, कि डू नॉट रिकॉर्ड प्रॉफिट अंटिल रियलाइज्ड। मैंने जो बताया ना कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन में हम तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं जब रियलाइज हो जाए, यानी कि लीगल राइट टू जो है उसको रेवेन्यू लेने का लीगल राइट हमारा अराइज हो जाए। लेकिन जो कंजर्वेटिव कंसेप्ट भी बोलती है कि भैया जो प्रॉफिट है उसको तब तक मत करो रिकॉग्नाइज अपने खातों में जब तक वो रियलाइज ना हो जाए, यानी कि उनको लेने का लीगल राइट आपका ना बन जाए। और दूसरी चीज एक और बोलती है कि प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेज पॉसिबल लॉसेज इन बुक्स, यानी रेवेन्यू तो तब तक मत रिकॉग्नाइज करो जब तक रियलाइज होने का अधिकार नहीं आ जाए आपके पास। लेकिन अगर लॉस आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, हालांकि हुआ नहीं है, पॉसिबिलिटी है सिर्फ कि हो सकता है, तो भाई उसके लिए पहले से तुम बना लो, प्रोविजन बना लो, पहले से ही इकट्ठा करने लग जाओ कि अगर वो मान लो हो भी जाए खुदा न खास्ता, तो फिर उसके लिए तुम्हारे पास में पहले से बैलेंस रहना चाहिए। यानी लॉस के लिए पहले से तैयारी कर लो, रेवेन्यू के लिए पहले से मत उछलो। रेवेन्यू तो जब तक तुम्हारी रियलाइज नहीं हो तब तक उसको मत करो रिकॉर्ड, लेकिन लॉस को तुम पहले से ही उसके लिए प्रोवाइड यानी कि प्रोविजन बना लो। प्रोविजन कैसे बनता है हम देखेंगे आगे, सारी चीज देखेंगे। तो ये कौन बोलता है? कंजर्वेटिव कंसेप्ट, यानी कि लॉसेस के लिए पहले से प्रोविजन बना लो, और रेवेन्यू जब तक रियलाइज नहीं हो तब तक उसको रिकॉर्ड मत करो, प्रॉफिट जब तक रियलाइज नहीं हो तब तक उसको रिकॉर्ड मत करो, यानी कि कमाई में ज्यादा मत उछलो, और अगर घाटा लग दिख रहा है कि घाटा कभी हो सकता है तो उसके लिए पहले से ही इकट्ठा कर लो, पहले से उसके लिए प्रोविजन बना लो। ये बोलता है बूढ़ा बाबा कंसेप्ट या फिर डरपोक कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको ये बूढ़ा बाबा डरपोक काम में नहीं लेना है, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए लिया है काम में। उसके बाद देखते हैं भाई लोगों अगली कंसेप्ट, वो है मेटेरियलिटी कंसेप्ट। मेटेरियलिटी कंसेप्ट, मेटेरियलिटी का मतलब होता है महत्वपूर्ण जो चीजें होती है उनको ही हम खातों में दिखाएंगे। हर चीज, हर बकवास चीज को हम खातों में नहीं दिखाएंगे। देखो क्या लिख रहा है इसमें, फोकस ऑन पोटेंस मेटेरियल फैक्ट्स ओनली, ठीक है, इग्नोर इमेटेरियल फैक्ट। अब देखो मेटेरियल फैक्ट को ही हमें दिखाना है खातों में, इमेटेरियल फैक्ट को, फालतू चीजों को हमें नहीं दिखाना है। अब मैंने मेटेरियल फैक्ट की परिभाषा आपको पहले ही बता दिया था फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट में, कि मेटेरियल कौन से होते हैं फैक्ट, विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वो फैक्ट जिनसे किसी भी यूजर का जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर रहा है, मैंने उदाहरण अभी बैंक का दिया था आपको कि बैंक लोन देने से पहले देख रहा है और हमने एक लॉस को छुपा लिया, और वो लॉस छुपाने की वजह से बैंक ने हमें लोन दे दिया। अगर हम उस लॉस को दिखा देते अपने खातों में तो बैंक हमको भूल के भी लोन नहीं देता, तो वो लॉस की इंफॉर्मेशन मटेरियल हो गई। तो उसी तरीके से जो भी हमारे खातों का यूजर है, इन्फॉर्म्ड यूजर, यानी जिसको पता चलता है खाते देख के कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, समझ सकता है, जो इन्फॉर्म यूजर का मतलब होता है जो खातों को समझ सकता है। ऐसे नहीं हर किसी को, अब कोई रास्ता चलता है बकरी चराने वाला, उसको ले जाके आप बैलेंस शीट दे दोगे और बोलोगे समझ इसको, उसको समझ में नहीं आता क्या है, तो उसके लिए तो कुछ मटेरियल नहीं है, उसके लिए तो सब इमेटेरियल है, उसके लिए कुछ नहीं। वो आदमी होना चाहिए जो समझ सके खातों को। तो ऐसे आदमी के लिए अगर उसके डिसीजन को, वो आपके बिजनेस के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहता है, चाहे वो आपको लोन देना चाहता है, चाहे आपको उधार माल देना चाहता है, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उसके डिसीजन को बदल सकती है या उसको देना या नहीं देना उसको चेंज कर सकती है, तो वो इंफॉर्मेशन मटेरियल होगी। और उन वैसी ही इंफॉर्मेशन को हमें अपने बिजनेस में दिखाना है। बाकी जो इंफॉर्मेशन है जिनसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन इंफॉर्मेशन को हमें अपने बिजनेस के खातों में नहीं दिखाना, खातों को फालतू में भरना नहीं है हर कुछ दिखा के, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको दिखाने की जरूरत है नहीं। जैसे मान लो अभी जो है बिजनेस हमारा चलता है, करोड़ों का टर्नओवर है हमारे बिजनेस का, ठीक है, और एक कुछ चल रहा था कार्यक्रम, तो उसमें जो है हमने अपने उसको बोला कर्मचारी को कि भाई चलो एक रबड़ लेके आओ, दुकान पे से रबड़ लेके आओ, ठीक है। रबड़ लाया वो 1 रुपए का। अब लाते टाइम पे वो रबड़ उसका गिर गया। अब इसके लिए लॉस दिखाएंगे कि हम अपने बिजनेस के खातों में 1 रुपए का रबड़ गिर गया, करोड़ में हमारा टर्नओवर है, तो उसके सामने ये 1 रुपए इमेटेरियल है, ये किसी के भी डिसीजन को प्रभावित नहीं करेगी। अभी बैंक हमको लोन देने वाला है, बैंक देख रहा है भाई इसका 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, ठीक है, 10 करोड़ रुपए की सेल होती है, लेकिन बैंक के सामने ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि भाई इसका 1 रुपए का रबड़ घूम गया, तो क्या वो लोन देने से मना कर देगा? यार क्या बात करते हो, 1 रुपए को देखेगा भी बैंक? बिल्कुल नहीं देगा। हम जाएंगे, हमको चाय पिला देगा, चाय पानी पे खर्चा कर देंगे 100,000 रुपए का तो बैंक वाले। तो ये इमेटेरियल इंफॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्म्ड यूजर के डिसीजन को प्रभावित नहीं करती है, तो इसलिए इमेटेरियल। तो उन इंफॉर्मेशन को दिखाने की कोई जरूरत है नहीं, खातों को फुल भरना नहीं है, दिमाग खराब नहीं करना है, बस मेटेरियल इंफॉर्मेशन दिखानी है। ये कंसेप्ट बोलती है मेटेरियलिटी कंसेप्ट। उसके बाद में लास्ट जो हमारी कंसेप्ट आ गई भाई लोगों, हम लास्ट कंसेप्ट पे पहुंच चुके हैं, वो है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट,
ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या बोलती है? ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट का सिंपल बात है कि जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, यानी जो भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में हो रहा है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन ऑब्जेक्टिव मैनर। यानी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को हमें जो है ऑब्जेक्टिव मैनर में बिना किसी भेदभाव, पक्षपात के या फिर दुर्व्यवहार के जो है रिकॉर्ड करना चाहिए। शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। बायस का मतलब होता है भेदभाव, पक्षपात से फ्री होने चाहिए। अकाउंटेंट के बायस से, स्पेशली इसमें लिखा हुआ है अकाउंटेंट का बायस है ना, अकाउंटेंट का बायस। एंड सपोर्टेड बाय वाउचर, वाउचर के साथ में सपोर्ट होने चाहिए। अब ये तो मैंने पढ़ दिया, अब इसको समझाता हूं क्या होता है, चलो समझ लेते हैं। देखो, मान लो हम मशीन खरीद के लाए, बिजनेस में हम मशीन खरीद के लाए 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब अकाउंटेंट को बोला भाई चलो एंट्री कर देना भाई। अकाउंटेंट बोला ठीक है भाई मैं कर दूंगा। अकाउंटेंट ने क्या किया, 1,10,000 रुपए की एंट्री कर दी, ठीक है। बिजनेस में खरीद के हमने 1 लाख की लाए, अकाउंटेंट ने 1,10,000 की एंट्री कर दी। पैसे तो हमने 1 लाख ही दिए ना, बाकी के 10,000 अकाउंटेंट ने अपनी जेब में डाल लिए, ठीक है। और बोला 1,10,000 की मशीन हो गई जी। ऐसा कर लेगा वो, क्योंकि अगर हम छूट दे देंगे उसको, कोई भी उस पर वो नहीं लगाएंगे, अगर हम रोक टोक तो फिर ऐसे करेगा वो, तो कि वो जितने रुपए सामान लाएंगे उसको ज़्यादा दिखा के और फिर अपने बायस से, अकाउंटेंट के बायस से उसको मैनिपुलेट कर देगा और बाकी पैसे को खा जाएगा। तो इसीलिए ये कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ये बोलती है कि भाई हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन सपोर्टेड होना चाहिए वाउचर से। वाउचर का मतलब क्या, कि मशीन खरीद के लाए, किसी ना किसी के पास खरीदी होगी हमने, दुकानदार के पास में जो भी मशीन बेचता है, सेलर। तो उस सेलर से भैया इनवॉइस लो। अरे रुक जा यार, कहाँ जाएगा। उस सेलर से इनवॉइस लो। इनवॉइस, इनवॉइस क्या होता है, आपने भी मोबाइल कुछ भी अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगाया होगा, दुकान पे लेने जाते होंगे, सुपर मार्केट में कुछ लेने जाते होंगे, तो आपको पर्ची निकाल के देते हैं ना, वो पर्ची होती है इनवॉइस। तो जब भी एंट्री करो तो वो पर्ची के साथ में करो, उस पर्ची पे जो लिखा हुआ वो एंट्री होनी चाहिए। और तुमने जो भी एंट्री की, अकाउंटेंट को बोल रही है कि भाई अकाउंटेंट तुम्हें जो भी एंट्री की सुन लो कान खोल के बात, हम आएंगे और फिर देखेंगे कि एंट्री अगर 1 लाख रुपए लिखे हुए हैं तो 1 लाख रुपए की तुम हमें पर्ची दिखाओगे उस दुकानदार की, भाई इस पर्ची से हमने एंट्री की है। और ये सच में होता है काम। जब ऑडिट करने जाते हैं हम, सीएज ऑडिट करते हैं, हम भी जाते हैं ऑडिट पे। ऑडिट जो होती है ना, ऑडिट में इसको बोलते हैं वाउचिंग, वाउचिंग बोलते हैं इसको। यानी जो भी एंट्री हुई है उस एंट्री में कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे मान लो उसमें लिखा हुआ है कि हमने खरीदी मशीन 10,000 रुपए की, तो हम क्या बोलते हैं उनको कि भैया एक काम करो, आप ये 10,000 रुपए का इनवॉइस लेके आओ, वाउचर लेके आओ ना, कहाँ से मशीन आई, किसने भेजा आपको, बिल लेके आओ इसका। तो फिर वो बिल देखते हैं, उसमें हाँ पता चला कि हाँ भाई इतनी तारीख को खरीदी 10,000 की है। फिर उसको खाते में देखते हैं, एंट्री की भी, हाँ 10,000 की एंट्री है, इससे खरीदी, हाँ ये दोनों मैच हो गए, तो फिर एंट्री होगी, डन। तो ये ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट की वजह से हम कर रहे हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हो वो ऑब्जेक्टिवली रिकॉर्ड होना चाहिए और एक वाउचर से सपोर्टेड होना चाहिए। ये इस कंसेप्ट ने कहा, उसी वजह से ऑडिटर चेक कर रहा है। और यही बिजनेस वालों को भी काम में लेना चाहिए कि जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो वो वाउचर से रिकॉर्ड हो, मन मर्जी से नहीं, हर कुछ नहीं तो फिर अकाउंटेंट जो है हर कुछ दिखा के पैसे खा जाएगा और बिजनेस लॉस में चला जाएगा। तो ये पहले से सोचा, मैंने पता ना, ये सारी चीजें लैब में टेस्टेड होकर नहीं बनी हुई है कंसेप्ट, ये किसी ने सोचा है ना, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े विद्वान लोगों ने, कि भाई अकाउंटेंट ऐसा भी कर सकता है। तो एक कंसेप्ट और डाल देते हैं हम कि ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, ये भी सब फॉलो करने लग गए, ठीक है, कि वाउचर से सपोर्टेड होना चाहिए। तो दोस्तों आज की लेक्चर में इतना ही, जो कंसेप्ट्स है वो सारे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और बाकी जो इस चैप्टर नंबर 2 में बच रहा है सामान, वो सारा कवर कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 हम नेक्स्ट लेक्चर तक खत्म कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।